हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आप लोग भी कैसे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पी वाई क्यू सॉल्विंग विथ टॉपिक विथ किस तरह टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उसके साथ इस सेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, कल आप लोगों ने जो भी कल की वीडियो में आप लोगों के लिए पीवाईक्यू किस तरह का था। पीवाईक्यू था 7th शेड्यूल पर बेसिस। ठीक है, तो आप लोगों को सारा 7th शेड्यूल मैंने पढ़ाया था, उसका पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। प्लस 1935 के एक्ट पर बेसिस क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उसका पूरा मैंने पढ़ाया, उसका एमसीक्यू सॉल्व करवाया। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये जो पीवाईक्यू और एनालिसिस का तरीका मैंने जो बनाया है, मैंने जो शुरू किया है, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी लोगों को अपने जितने भी थॉट्स है ठीक समझाना चाहती हूँ और समझा भी रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पीवाईक्यू के थ्रू आप लोगों को पीवाईक्यू पढ़ा के उससे जुड़ी एनालिसिस करवा के, ठीक है, और टॉपिक कवर करवा के, ठीक है, आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तब मेरे चैनल को लाइक कर लेना, ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, उसके बाद शेयर कर देना, और जितने भी नए लोग आए हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तभी होगी जब आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, वरना आप लोग अपना जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मेरी इतनी गारंटी है कि यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत सारे पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियोस देखी होगी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को यही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी इतनी मेहनत करता है, वो भी शुरू में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ मेरी मेहनत निस्वार्थ है, तो उसको आप लोग अपने से कनेक्ट कर सकते हो, और अपने में हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग जितनी भी इम्प्रूवमेंट करोगे वो सारे मेरे लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो सुनिए, आज जो है आप लोगों को पूरे कंटेंट को ध्यान से सुनना है। एमसीक्यू भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। आप लोगों को उनके 2 एमसीक्यू हैं, 2 टॉपिक हैं, ठीक, उनके कमेंट में आंसर जरूर लिखने हैं। ठीक, इस काम से आप लोग पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि यही आप लोग क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में जब सॉल्व करते हो पैसे देकर, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ठीक है, लेकिन जब फ्री में मिल रहा है तो उसका भी यूटिलाइज करना आप लोगों का कर्तव्य है। ठीक है, फ्री में हम लोगों को ऑक्सीजन भी मिलता है, लेकिन जब एक दिन ऑक्सीजन के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो वो बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्री में मिल रहा है उसको ज़्यादा रेलिवेंट यूज़ करो। ठीक है, चलिए अब आज शुरू करते हैं। देखो, जो क्वेश्चन की पीडीएफ होती है क्वेश्चन पेपर की, मैं उसी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने कोई अलग से पीपीटी नहीं बनाई है। ठीक है, सॉल्व कर आप लोगों को समझाने का तरीका इतना इजी होगा कि आप लोगों को सब समझ में आएगा। लेकिन ये गंदी गंदी राइटिंग जो मेरी दिख रही है, मुझे खुद ख़राब लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको सही करके एक अलग पीपीटी में बना पाऊँ। ठीक है, पर चलिए, हम लोग कभी जब अच्छे बनाएंगे तो उस तरह से पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ना इस तरह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक मिनट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसका अब आप लोग जवाब ऐसे दोगे। इसका ऑप्शन आप लोगों के पास कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और मैथिली ये हैं। ठीक है, आप लोगों के पास कूट क्या है। ठीक, कूट इसका है 1 2 and 3, 1 2 and 4, 1 3 and 4 और 2 3 and 4। ठीक है, लेकिन आप लोगों को आंसर भी साथ ही में दिख रहा होगा। ठीक है, जब मैंने सॉल्व किए हैं तभी मैंने आंसर को रिमूव नहीं किया है, आप लोगों को पहचानवाने के लिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। देखो, अब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, जब 71वां संविधान संशोधन किया गया तो देखो क्या जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। सॉरी, लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैथिली क्यों नहीं। तो हाँ भैया, मैथिली इसलिए नहीं क्योंकि उसको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, तो ये रहा आप लोगों के गलत और सही
गलत और सही ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका। आप लोग एक बार ऑप्शन की तरफ देखिए, अगर किसी को भी बस इतना पता होता कि मैथिली 92वें संविधान संशोधन में है, ठीक है, इन तीनों के बारे में अगर नहीं भी पता होता, सीधे एलिमिनेशन काम कर रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर रिवीजन का इतना महत्व है कि आप लोग अगर रिवीजन करे हो तो नहीं आप लोगों को सही आंसर आ रहा तो आप लोग गलत एलिमिनेट करके 50%, नहीं बहुत ज़्यादा तो 50% आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और यही दिमाग सबसे ज़्यादा एग्जाम हॉल में काम करेगा, यकीन मानो, ठीक है। 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को करने ही होते हैं, क्योंकि आप लोग चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो, रट लो, चाहे जो कुछ कर लो, 30 से 35 क्वेश्चन वो आप लोग कर पाओगे जो आप लोगों को लगभग 90% श्योर होंगे। 100% श्योर वाले तो लगभग 20 से 25 ही कर पाओगे, ठीक है। लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन उतने कर लोगे कि आप लोग 90% श्योर होगे कि हाँ मैं इतना सही कर ले गया हूँ। लेकिन आप लोगों को सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन तो करने नहीं है भाई। 30 और 35 का दुगना कितना हुआ, है ना, कितना 60 और 70 हुआ लगभग, ठीक है। लेकिन नहीं, हम लोगों को कितना करना है, हम लोगों का सेफ अगर स्कोर होगा तो लगभग 55 होगा। नहीं 55 है तो 50 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन सही करने के लिए अटेम्प्ट आप लोगों को 82 लगभग 82 या 85 के बीच में करने चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोगों की अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप लोग उस तरह से भी कर सकते हो। सिर्फ मैं बता रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो इतना आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है। तो उसमें अब क्या करते हैं लोग, 35 मान लो 35 क्वेश्चन सही करा है, ठीक, 35 क्वेश्चन सही, अरे यार 35 क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। 35 क्वेश्चन जब सही किया, ठीक है, तो उसमें अब 15 गलत हुए। मान लो कि अब 35-50 में जो 50 का रिस्क लिया था, ठीक, तो उसमें 35 सही किए, 15 गलत हुए। अब उन 15 को गलत हुए हैं, ठीक, और जो हमारे 35 दूना 70 नंबर बने थे, ठीक, 35 दूना 70 नंबर बने थे, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसका कुछ हम लोगों को पूरा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 70 नंबर को अगर 70 से लगभग 90 करना है तो हम लोगों को +30 और अटेम्प्ट करने, लगभग +30 और अटेम्प्ट करने। लेकिन +30 और वो 15 में इतने लगभग 45 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन 30 ऐसे करने हैं, लगभग 25 से 30 ऐसे करने हैं कि हम लोग लगभग 50 to 60% एक्यूरेसी के साथ उसको करें, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अभी लगभग 29 to 28 दिन बचे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना करना चाहिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग उससे रिलेटेड MCQ PYQ भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ सॉल्व करना है, 2-2 3-3 कर लो कि कोई टॉपिक दोबारा ये फंसेगा नहीं। लेकिन आप लोगों को पर्सनली, ठीक है, हाफ फुल एंड हाफ टेस्ट का पेपर जरूर लगाना चाहिए पर डे। 50 क्वेश्चन GS के जरूर सॉल्व करने चाहिए अभी से, ठीक, नहीं अगर फुल एंड टेस्ट लगा रहे हो तो, ठीक। तो 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। लेकिन अब 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी ऐसी आती है कि 100 क्वेश्चन आप लोग 2 घंटे में सॉल्व करते हो, तो अब 50 क्वेश्चन की हैबिट ऐसे ही डालना कि उनको 1 घंटे में ही सॉल्व करो, ठीक। तो 1 घंटे में जब उनको सॉल्व कर लोगे तो बाकी का जो एक घंटा आप लोगों के पास है, 1 से 2 घंटे उनको ले लो एनालिसिस करने में। एनालिसिस ये हो कि क्वेश्चन के आंसर देखो, कहाँ मिस्टेक की है ये देखना, और उसके बाद जो भी टॉपिक आप लोगों को उन सब में नहीं आता है उसको रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक, और उसको दिन भर में 3 बार पढ़ लो, ठीक। इससे अच्छा उपाय मैं आप लोगों को नहीं बता सकती और शायद नहीं हो सकता, ठीक। तो मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे बोलना पड़ा, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को सब कुछ बताना, ठीक। और 2026 के पर्सनली 2026 का PYQ मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं वो क्लियर करें, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए इसका क्वेश्चन के एनालिसिस। और भी मैंने UPSC से रिलेटेड बहुत चीज़ें बता दी है, ठीक है, लेकिन वो भी ज़रूरी है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग इसका कंटेंट 71वें संविधान संशोधन में क्या है। अब देखो 71वें संविधान संशोधन में जो भी लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में ऐड करी गई हैं, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची आप लोग सभी को पता होगा कि क्या 8वीं अनुसूची में हम लोगों की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज अभी कंटेंट के बारे में मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूंगी, ठीक है। लेकिन 71वें संविधान संशोधन से जो लैंग्वेज जोड़ी गई है उसके लिए ये एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। डेली यूज़ करते हो, हर टाइम यूज़ करते हो, मम्मी से 4 दिन में 2 या 3 बार ऐसे ही नमक की बात आ ही जाती है कि खाना में कम है या किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करें। अब आप लोग जब नमक का नाम सुनोगे तो आप लोगों को ये 3 लैंग्वेज हमेशा याद रहेंगी विथ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 71वें संविधान संशोधन में जो नमक की ट्रिक है उसमें कौन कौन सी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी, याद है ना आप लोगों को।
अब ये याद रखना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो आप लोगों को ये 3 लैंग्वेजेस, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के तहत याद हो चुकी हैं। ठीक, अब ये नहीं भूलोगे आप, मुझे पक्का विश्वास है नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने बनाया और मैं भी नहीं भूली, है ना। तो उसके बाद अब 71वें के बाद 92वें संविधान संशोधन होता है। तो बाद में 92वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 2003 में होता है। ठीक, 2003 में कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, ये मैंने BDMS लिखा है, लेकिन इसको ऐसे मत पढ़ना, इसको पढ़ना बदमाश। ठीक है, कहते नहीं है जब कोई बहुत शैतानी करता है तो बदमाश हो गया तुम बहुत, ऐसे तो बदमाश करके याद रखना कि इन 4 लैंग्वेज को, जो 92वें संविधान संशोधन है, उन 4 लैंग्वेज को याद करने का ट्रिक क्या है, बदमाश, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद अब 21वां संविधान संशोधन जो है, 21वां संविधान संशोधन जो है वो 1967 का है। उसमें सिर्फ एक लैंग्वेज जोड़ी गई है, याद रखना, सिर्फ ओनली वन, कौन सी, सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद है। और उसके बाद एक 96वां संविधान संशोधन होता है। तो 96वें संविधान संशोधन से आप लोगों को ओडिया लैंग्वेज याद रखोगे, ओडिया। ठीक है, बेसिकली उड़ीसा में बोला जाता है, लेकिन उसको ओडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। अब देखो ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कंट्रोल करी जाती हैं। ठीक, इन्हीं को उसी मिनिस्ट्री के अंदर विचार विमर्श करके घटाया बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स हो गए, जिसको आप लोग हर टाइम रिमेंबर कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है शास्त्रीय लैंग्वेज। तो शास्त्रीय लैंग्वेज हमारे पास कितनी है, शास्त्रीय लैंग्वेज हमारे पास टोटल 11 है। याद रखना, 8वीं अनुसूची में हम लोगों की टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और शास्त्रीय लैंग्वेज हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 11 लैंग्वेज है। ठीक, 2004 के अधिनियम से। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाए 2004 के अधिनियम से, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी, ठीक है, ये ऐसे याद रखो। उसके बाद कन्नड़, पाली, प्राकृत और असमिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को, फिर उसके बाद कौन कौन सी, बंगाली, ओडिशा और संस्कृत। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेज 2004 के जो 2014 में जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ये तमिल, तेलुगु जो ये सब है वो 2004 के अधिनियम से जोड़ी गई थी। ठीक है, मतलब आगे पीछे एयर है, लेकिन बेसिकली 2004 के आसपास का टाइम पीरियड याद रखना। टाइम पीरियड वैसे भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि कौन सी 11 शास्त्रीय लैंग्वेज है। तो एक बार आप लोगों ने अगर लिखा नहीं है तो वहीं कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाया और ये बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को अभी शुरू में नहीं याद हुआ होगा, तो एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कर लेना, और कहीं पर आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में आप भी छोटे नोट्स बना के लिख सकते हो, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। ठीक है, फिर कोंकणी, पाली, प्राकृत और असमिया। उसके बाद बोडो, उसके बाद बोडो नहीं, बंगाली, फिर ओडिशा और फिर संस्कृत। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये 5 लैंग्वेज ऐसी हैं जो 2024 में रिसेंटली जोड़ी गई थी, इसलिए 2025 का क्वेश्चन में ये आया था। ठीक है, तो ये कौन सी है, पाली, प्राकृत, असमिया, उसके बाद बंगाली और मराठी। ठीक, तो ये 5 लैंग्वेज ऐसी हैं। ठीक है, इससे पहले जो 6 थी, तो 6 और 5 मिला के 11 हो गई थी। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का लैंग्वेज से लेकर शॉर्ट कंटेंट्स जो मैंने बनाया था। ठीक है, अब आप लोग एक बार इस कंटेंट को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हो सकता आ जाए। ठीक है, तो देखो 8वीं अनुसूची, भारत की 8वीं अनुसूची, ये मूल संविधान में है, लेकिन शुरुआत में केवल इसमें 14 भाषाएं थी। याद रखोगे, ठीक है, ये भी फैक्ट्स है, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। शुरुआत में इसमें कितनी, केवल 14 भाषाएं थी। अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि शुरुआत में ही, संविधान के बनने के शुरुआत में इसमें 22 की 22 लैंग्वेज थी, तो नहीं भैया, सिर्फ 14 लैंग्वेज थी। ठीक है, वर्तमान में अब कुल 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, उसके बाद प्रमुख संवैधानिक संशोधन कौन कौन से किए गए, 21वां मैंने आप लोगों को पढ़ाया 1967 का, जिसमें सिर्फ सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71 जो कि क्वेश्चन में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें 3 भाषाएं हैं, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और पाली नहीं, नेपाली। ठीक है, तो नेपाली याद रखोगे। फिर ट्रिक ये कौन सी, जो नमक की मैंने बनाई थी, N फॉर नेपाली, M फॉर मणिपुरी, K फॉर कोंकणी। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 होता है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ट्रिक इज, जल्दी से याद करो, बदमाश। ठीक है, ऐसा ही याद रखना। ठीक है,
तो उसके बाद अब 96वां संविधान संशोधन होता है 2011 में। इसके तहत ओनली वन ओडिया का नाम बदलकर, ठीक है, ओडिया लैंग्वेज का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था, लेकिन ये भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड कर दी गई थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1960 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर वर्तमान में अब जो 6 शास्त्रीय लैंग्वेज जो जोड़ी गई थी वो इनकी लिस्ट ये है: तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा, ठीक है। तो ये पहले से 6 शास्त्रीय लैंग्वेज थी। अब 2024 की नए अधिनियम से कौन कौन सी जोड़ी गई थी उसको अभी मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे बताने की एक बार कोशिश जरूर करना, ठीक है। इससे आप लोगों की माइंड स्टॉर्मिंग भी बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों की यूज़फुल होती। इसीलिए लोग बोलते हैं कि दिन भर में रिवीजन करने के बाद लास्ट में एक पन्ना लेकर बैठ जाओ और जितना भी आप लोगों ने पूरे दिन में पढ़ा है उसका जितना भी याद आ रहा है, कटे फुटे टूटे फॉर्म में जितना भी याद आ रहा है हर एक टॉपिक से लेकर रिलेटेड, वो सब लिख डालो। बाद में एक बार कॉपी उठा के वो सब देख लेना, आप लोगों को दोबारा उसको जल्दी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोट में अंग्रेजी की 8वीं अनुसूची, अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में हिस्सा नहीं बनाया गया, याद रखना। इसे प्रीलिम्स में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए इतना कंटेंट। अब आप लोग MCQ के लिए रेडी हो जाओ। तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किन भाषाओं को जोड़ा गया था? डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, ठीक है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। दिसंबर 2023 में देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है: दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गए हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को 4 दिख रहा है, ठीक है, और भी दिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये ऑप्शन, अब मैम आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैम आप तो हर एक क्वेश्चन में बताती है कि हर एक स्टेटमेंट का जो सही है उसको सॉल्व करना है और जो गलत है उसकी एनालिसिस करनी है। तो अब इन 3 का मैं क्या करूं, इनको कैसे पता लगाऊं कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं? तो नहीं भाई, सिर्फ 4 ही परिसीमन आयोग अभी तक गठन किए गए, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 1 और 2 और 3 का ऑप्शन ही नहीं उठता है, ठीक है। तो देखिए वो 4 से कौन से परिसीमन आयोग है: 1952, ठीक है, 1962, 1972 और 2002, ठीक। ये है परिसीमन आयोग के आप लोगों के ईयर्स, ठीक। परिसीमन आयोग बेसिकली क्यों लाया जाते हैं? परिसीमन आयोग लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया जाता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को नोट से रिवीजन हो जाएगा, एक बार इसको पढ़ लो। 1921 और 1991 की जनगणना के बीच कोई आयोग गठित नहीं किया गया था, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने सीटों के परिसीमन को वर्ष 2002 तक फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद में फिर 84वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ और उसने 2026 तक बढ़ाकर कर दिया। 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखोगे। वैसे तो 42वां और 44वां संविधान संशोधन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन है, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हम लोगों के संपत्ति के अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स में आप लोगों को याद होगा कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक बात ये है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में आप लोगों को क्या, जब प्रस्तावना पढ़ते होगे तो समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। उसके बाद इसमें भी अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इतना फंसाऊ है, इतना फंसाऊ है। उसके बाद डीपीएसपी में इतनी सारी चीज़ें जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कि आप लोगों को पर्सनली मैं बता रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि पक्का जरूर जाके पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार फंसा के देखा जा चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं नोट से एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। देखो संवैधानिक प्रावधान क्या है परिसीमन आयोग के, आर्टिकल 82 ये क्या बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82। फंसना मत, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 170 इसके अनुसार क्या है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन से क्या होगा कि क्षेत्रों को विभाजित किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 82 परिसीमन आयोग के गठन की बात करता है और आर्टिकल 173 राज्यों को डिवाइड करने की बात करता है उसके हिसाब से, ठीक है। फिर उद्देश्य क्या है? जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों को आंकना और उनका पुनर्निर्धारण करना ताकि समान प्रतिनिधित्व बना रहे। ये है परिसीमन आयोग का उद्देश्य। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि
जो साउथ में स्टेट है, ठीक है, जो साउथ में स्टेट है, तो वो कह रहे थे भाई हमने अपने राज्यों पे ज़्यादा काम किया, हमने बेरोजगारी को कम किया, हमने शिक्षा को कम कर लिया, ठीक है। लेकिन जो नॉर्थ के बड़े स्टेट हैं उन्होंने ये सब काम नहीं किए, और हमारे साउथ की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो हम लोगों को अब उन सीटों के आधार पर अगर प्रतिनिधित्व या बजट मिलेगा, मतलब लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, और जब सीटें के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है तो बजट भी उसी अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने काम ज़्यादा किया और हम लोगों को पैसे कम मिल रहे हैं। उल्टा क्या है, जो नॉर्थ में लोगों ने काम कम किया लेकिन उन लोगों को पैसे उनकी सीटों के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। इसी वजह से परिसीमन आयोग न्यूज़ में रहता था, लेकिन अब 2026 ये है, ठीक है। तो 2026 में परिसीमन आयोग के नए गठन की बात की गई थी। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, अभी मैं पढ़ा के आई हूँ, एक बार याद रखो, 44, ठीक है। इसीलिए ये सेकंड न्यूज़ थी कि ये न्यूज़ में आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि प्रबल संभावनाएं हैं क्वेश्चन बनने की इससे, ठीक है। आयोग की संरचना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? अध्यक्ष, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होते हैं, एक बात याद रखोगे। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनके द्वारा एक नामित चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब हम लोग शक्तियाँ और कार्य की बात करें तो सर्वोच्च शक्ति इसकी क्या, इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा का प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा या संबंधित विधानसभा के सामने रखी जाती है, लेकिन वे इनमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखना, इस बात को मैं स्टार बना दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, SC/ST की, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटें या उन निर्वाचित क्षेत्रों की पहचान करता है जिन्हें आरक्षित किया जाना होता है, ठीक है। इसलिए ये आयोग इम्पॉर्टेंट है। फिर महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, अब तक गठित आयोग सिर्फ 4 हैं, ठीक। कौन कौन से? 1992, 1963, 1973 और 2002 में, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन बन गया था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई भी आयोग गठन नहीं हुआ था। क्वेश्चन में फंसाकर पूछ सकता है। सीटों पर यानी कि फ्रीजिंग कब लगाई गई थी? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से 76 ने क्या 2000 तक फ्रीज कर दिया था, और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ने इसे 2026 तक बढ़ा दिया, ठीक है। यानी लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 2026 तक नहीं बदलेगी, ठीक। वर्तमान आधार की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर आधारित है और 87वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। फिर अब हम लोग याद रखने वाली बातें क्या हैं? जो परिसीमन आयोग है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये काम जरूर करता है, और इसके आदेश उस तारीख से प्रभावित हो जाते हैं जब राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। अब चलो जल्दी से एक ये फटाफट MCQ देने की कोशिश करो, फिर हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन पर 2026 तक के लिए रोक लगा दिया गया था? तो 42वें, 84, 91 और 101, ठीक है। तो भाई सभी को पता होगा कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम सही है। 42वें के लिए 1994 या 6 तक लगाया गया था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी पढ़ा के आए हैं हम, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन आप लोग बताओ कि क्यों लाया गया था, इंपॉर्टेंट है। 101 GST, ठीक, बोला मत, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, PYQ प्रैक्टिस के तरीके समझ में आए हो, क्योंकि ये एक भी क्वेश्चन मेरी तरफ से बनाए नहीं है, ठीक, सिर्फ आप लोगों के लिए UPSC के आयोग से बनाए गए पेपर के अकॉर्डिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस है, उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट है, जो कि भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाओं से आप लोगों के क्वेश्चन रेडी करने के तरीकों को पढ़ाता है या बताता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रोज़ सुबह मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी करना। एक कमेंट मैंने आज वीडियो में पढ़ा था, मुझे आया था कि आपकी वॉइस धीमी आ रही है। आज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो कि वॉइस धीमी तो नहीं, मैंने अपना माइक सेट किया है, और आप लोगों के रिस्पॉन्स का मैं वेट करूँगी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना सभी लोग, जय हिंद।